ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर खाने की जो फूड क्राइसिस जो हुआ था, कमी जो हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली इंडिया के अंदर फूड क्राइसिस हुआ था और यहाँ पर खाने की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से इनको बाहर के जो देश थे उनसे हेल्प लेनी पड़ रही थी। अब यहाँ पर जिन लोगों से इन्होंने मदद ली, बेसिकली यूएसए से इन्होंने हेल्प ली थी। और अब क्योंकि उन्होंने हेल्प करी थी तो उनका प्रेशर भी था, और उन्होंने यहाँ पे इनको बोला कि अब अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको चेंज करिए। और चेंज करने के साथ साथ इन पे ये दबाव भी डाल रहे थे, तो इनको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। नई स्ट्रेटेजी जो थी उसके अंदर इनको प्रॉपर फूड सफिशिएंसी रहे एग्रीकल्चर के फील्ड में, उस पर ध्यान देना था। पहले की पॉलिसीज के अंदर ये बोला गया था कि आपको सपोर्ट करना है उन एरियाज और उन फार्मर्स को जहाँ पे ये ग्रोथ नहीं हो पाई है, डेवलपमेंट नहीं है, या जो पीछे रह गए हैं, ठीक है, उसमें आते हैं। अब नई जो स्ट्रेटेजी आई थी उसमें उन्हीं लोगों को ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने थे, या उन्हीं फार्मर्स की मदद करनी थी जो पहले से ही वेल स्टेब्लिश थे, जिससे वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। ये उनका पॉइंट था। The argument was that those who already had the capacity could help increase production rapidly in the short run. Argument ये था, इस चीज के पीछे रीजन ये दिया था इन्होंने कि जो पहले से ही लायक हैं वो और अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर पाएंगे, छोटे ही समय में वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ये उनका पॉइंट था। Thus, the government offered high-yielding variety seeds, fertilizers, pesticides, and better irrigation at highly subsidized prices. अब इसीलिए सरकार ने उन्हीं लोगों को जो पहले से स्टैब्लिश थे उनको अलग अलग तरह के अच्छे पैदावार करने वाले सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड कराना शुरू करा। ठीक है। और वो भी एक अच्छी हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, यानी कि कम रेट्स पर उनको अच्छी चीज बेटर इरिगेशन के लिए प्रोवाइड कराई नई स्ट्रेटेजी के तहत। The government also gave a guarantee to buy the produce of the farmers at a given price, और उन्होंने उनको गारंटी भी दी कि जो भी आप क्रॉप्स उगाएंगे उसको हम अच्छी कीमतों पर खरीदेंगे। This was the beginning of what was called the Green Revolution. यही जो चीज है कहलाती है शुरुआत, जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. Okay. The rich peasants and the large landholders were the major beneficiaries of the process. अब जो अमीर पीजेंट थे, ठीक है, और जो बड़े जमींदार थे, उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला। The Green Revolution delivered only a moderate agricultural growth, mainly a rise in wheat production and raised the availability of food in the country. अब Green Revolution आने के बाद में यहाँ पे अच्छे अमाउंट में एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई। बेसिकली यहाँ पे व्हीट प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, और खाने की जो कमी पहले थी वो अच्छे से बढ़ करके अवेलेबल हुआ सबके लिए। बट इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन्स, लेकिन इससे क्या हुआ, पोलराइजेशन आ गया, एज इन की यहाँ पर काफी ज्यादा क्लासेस हो गई, रीजन्स आ गए, काफी ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ गया। Some regions like Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh became agriculturally prosperous, while others remained backward. अब कुछ जो regions बोले गए हैं उनमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत उपजाऊ मिट्टी जो है, फर्टाइल लैंड है ये, तो वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और वो एग्रीकल्चरली बहुत ही अच्छे फले फूले फ्लरिश करे। लेकिन बाकी जो एरियाज थे, रीजन्स थे, वो बैकवर्ड ही रह गए। The Green Revolution had two other effects. अब इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के दो और इफेक्ट बताए गए हैं। One was that in many parts, the stark contrast between the poor peasantry and the landlords produced conditions favorable for left-wing organization to organize the poor peasants. पहला ये था कि भाई ये जो बहुत ज्यादा stark contrast, यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पे जो डिफरेंस आ गया था पुअर पीजेंट्री और अमीर जो लोग थे, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जो थे, उनके बीच में कंडीशंस जो है वो इतनी एक तो गैप बहुत ज्यादा आ गया था। उससे कंडीशंस लेफ्ट विंग की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी भाई, जो गरीब लोगों को मदद करती थी और उनके भले के लिए सोचती थी, उनको मौका मिल गया था, वो अपने पुअर पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर्ली अपने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहे थे। पहला तो ये। सेकेंडली, द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द मिडिल पीजेंट सेक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर एक मिडिल पीजेंट्री सेक्शन जो है उसको भी बहुत राइज मिला, यानी कि वो क्लासेस, मिडिल क्लासेस जो है वो स्टैब्लिश होने लगी, एक नई क्लास जो है वो भर के आने लगी। These were farmers with medium-sized holdings who benefited from the changes and soon emerged politically influential in many parts of the country. अब इनको ये फायदा मिला मिडिल पीजेंट सेक्शन को
मिडिल क्लास नहीं बोलेंगे इनको, मिडिल पीजेंट सेक्शन कहेंगे, जो फार्मर्स जिनके पास में बहुत मीडियम साइज के खेत हुआ करते थे, उनको इस चीज का बहुत फायदा मिला, और ये जो बदलाव आए उनसे उनको बहुत फायदा मिला, और आगे जाकर के ये भी अपना प्रभाव डालने लगे राजनीति के अंदर देश के कई हिस्सों में। ठीक है, अब या तो आप बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा गरीब, बीच के जो थोड़े बहुत एक सेक्शन है जहां पर उनके पास में ना तो वो गरीब की कैटेगरी में ना वो अमीर की कैटेगरी में, उन उस सेक्शन की बात हो रही है, उसको बोला गया मिडिल पीजेंट सेक्शन। तो इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है सेकंड पैराग्राफ के अंदर तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। हमें फर्स्ट जो प्रॉब्लम है ना इसकी, ये वाली वापस बताइए। इसमें ये बोला गया है कि आप, फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो पहले लेफ्ट विंग को ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेट करने के, लेफ्ट पार्टीज जो थी वो गरीबों के सपोर्ट में रहा करती थी, जैसे हमने लेफ्ट और राइट के बारे में पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में भी। तो वो लेफ्ट वाले जो थे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। क्यों, कैसे कर पा रहे थे? क्योंकि उनके पास में बोलने के लिए मौका था कि यहाँ पर गरीब जो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करी थी, तो उसके अंदर जो पहले उनको फायदा मिल रहा था वो फायदा नहीं मिल रहा था, और वो गरीब के गरीब ही रह रहे थे। इसीलिए उन लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, लेफ्ट पार्टी वाले जो थे, उनको फायदा ये मिल रहा था कि अब उनके पास पॉइंट मिल गया था उनको अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने का, तो ये भी एक नुकसान की तरह ही देखा जा रहा था, प्रॉब्लम की तरह ही देखा जा रहा था। समझ ओके आया? मैम, थैंक ओके, वेलकम। अब है later developments. The story of development in India took a significant turn from the end of 1960s से ही इंडिया के अंदर डेवलपमेंट को लेकर के स्टोरी ने काफी डिफरेंट टर्न लिए। यू विल सी इन चैप्टर 5 हाउ आफ्टर नेहरूज डेथ द कांग्रेस सिस्टम एनकाउंटर्ड डिफिकल्टीज। चैप्टर 5 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि नेहरू की डेथ के बाद में कांग्रेस सिस्टम जो है उसको कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। इंदिरा गांधी इमर्ज एज अ पॉपुलर लीडर। इंदिरा गांधी एक पॉपुलर लीडर की तरह निकली। She decided to further strengthen the role of the state in controlling and directing the economy. इन्होंने डिसाइड किया जब इंदिरा गांधी ने गद्दी संभाली, और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हमें और मजबूत करना है अपने स्टेट को, कि स्टेट ज्यादा कंट्रोल करे चीजों को, बेसिकली इकोनॉमी को। The period from 1967 onwards witnessed many new restrictions on private industry. इन्होंने, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी तब इन्होंने 1967 के बाद से ही काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर। इन्होंने 14 प्राइवेट बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज किया, यानी उनको गवर्नमेंट बैंक की उसमें कन्वर्ट किया। गवर्नमेंट अनाउंस्ड मेनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स। सरकार ने कई प्रो पुअर प्रोग्राम्स जो हैं वो अनाउंस करे कि गरीबों के लिए प्रोग्राम्स उन्होंने निकाले जिसमें उनकी वेलफेयर हो सके, उनकी भलाई हो सके। These changes were accompanied by an ideological tilt towards socialist policies। यही जो बदलाव था उससे एक आइडियोलॉजिकल, यानी कि जो एक विचारधारा थी वो सोशलिस्ट पॉलिसीज जो हुआ करती थी, जैसे हमने सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ा था, उसकी तरफ झुकाव होने लगा, यानी उनके पॉइंट्स ये लोग अपने धीरे धीरे इंक्लूड करने लगे थे। This emphasis generated heated debates within the country among political parties and also among experts। अब ये जो बदलाव लाए गए उससे देश के अंदर बहुत ज्यादा वाद विवाद होने लगे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और एक्सपर्ट्स के बीच में। अब बेसिकली इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो बाद में डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको लेकर के जो वाद विवाद हुए हैं, जो जो उन्होंने चीजें करी हैं, नए नए चेंजेस लाए हैं, वो सब डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। Okay. However, the consensus for a state-led economic development did not last forever। एक जो आम राय थी कि स्टेट जो है उसी को ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए, वो ज्यादा दिन चली नहीं। प्लानिंग डिड कंटिन्यू, प्लानिंग चलती रही, बट इट्स सलियंस was significantly reduced। लेकिन जिसकी इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। Between 1950 to 1980, the Indian economy grew a sluggish per annum rate of 3 to 3.5%। 1950 से 1980 के बीच तक, यानी 30 साल की अवधि के अंदर इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ही धीमी गति पर उनकी रेट जो है, ग्रोथ रेट जो थी वो बहुत धीमी हो गई थी, बहुत धीमे उस पर चल रही थी। 3 से 3.5%, यानी सिर्फ 0.5% का ही यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, in view of the prevailing
inefficiency and corruption in some public sector enterprises, and the not positive role of bureaucracy in economic development. अब इसका कारण ये रहा है, ये sluggish per annum rate का, कि यहाँ पर इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी, यानी कि लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था पब्लिक सेक्टर में, और पॉजिटिव रोल नहीं निभा पा रही थी ब्यूरोक्रेसी, जितने भी मिनिस्टर वगैरह थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, वो प्रॉपर्ली पॉजिटिव तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो इसके कारण ये बहुत सारे रहे हैं. The public opinion in the country lost the faith in the initially placed in many of these institutions. शुरुआत के समय में जो जनता को विश्वास था इस देश के लोगों के बीच में, ठीक है, जो इस प्लानिंग 5 ईयर प्लान आए थे उसमें, कि लोगों को विश्वास था कि अब हमारे देश का भला होगा, डेवलपमेंट होगा, वो सब अब कहीं ना कहीं खो चुकी थी चीज. Such lack of public faith led the policymakers to reduce the importance of the state in the Indian economy from 1980s onwards. अब इतना कम पब्लिक का विश्वास देश के अंदर होना, तो जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने धीरे धीरे स्टेट का रोल कम करने लगे वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर 1980 से. We shall look at the part of the story towards the end of this book. इस चीज को हम एंड में समझेंगे आगे इस बुक के अंदर कि क्या क्या उनकी दिक्कतें रही थी. ठीक है, अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन वाला जो है उसको भी पढ़ लेते हैं. मैंने शायद आपको बोला था कि आपने ये पढ़ना है फूड क्राइसिस वाली चीज, कल आपको एज एन होमवर्क के तौर पर बोली थी. क्या आप लोगों ने पढ़ी है? आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. नो मैम, नो प्रॉब्लम. ओके, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आज आपके पास और टाइम है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे चैप्टर के अंदर नीति आयोग वाली चीज बची है, वो भी हमें कंप्लीट करनी है. उससे पहले व्हाइट रेवोल्यूशन वाली जो चीज है वो कंप्लीट कर लेते हैं. कई बार छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो इस चीज से निकल जाते हैं, इस टॉपिक से निकल जाते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर. You must be familiar with the jingle utterly butterly delicious and the endearing figure of the little girl holding a buttered toast. आप इस चीज से, इस जिंगल से, इस चीज से बहुत फेमिलियर होंगे, इस एडवर्टीजमेंट से जो अटरली बटरली डिलीशियस, और उसमें एक लड़की जो है उसने बटर्ड टोस्ट पकड़ रखा है हाथ में इस फिगर से. Yes, the Amul advertisement. अब हाँ, ये आपको पता ही है अमूल के एडवर्टाइजमेंट है. Did you know that behind Amul products lies a successful history of cooperative dairying farming in India? क्या आपको पता है इस अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं उसके पीछे एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल हिस्ट्री रही है डेयरी फार्मिंग इंडिया के अंदर. Varghese Kurian, nicknamed the Milkman of India, played a crucial role in the story of Gujarat Cooperative Milk and Marketing Federation Limited that launched Amul. अब जो नाम आया है वो याद रखना है, वर्गीजी कुरियन. इनको निकनेम दिया गया था कि ये मिल्कमैन है इंडिया के. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गुजरात के अंदर कोऑपरेटिव मिल्क और मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को लॉन्च करने में एज एन अमूल. ये गुजरात के थे बेसिकली. Based in Anand, a town in Gujarat, Amul is a dairy cooperative movement joined by 2.5 million milk producers in Gujarat. अमूल जो है वो बेसिकली गुजरात का एक छोटा एरिया है, आनंद करके शहर है, वहां से निकला है, एक छोटा टाउन है. वहां पर करीब 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स जो थे वो उनके साथ में इस मूवमेंट के अंदर जुड़े थे. The Amul pattern became a uniquely appropriate model for rural development and poverty alleviation, spurring what has come to be known as the White Revolution. अमूल पैटर्न जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल के तौर पे निकल के आया था कि किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि जो गांव का एरिया उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो, गरीबी वहां से कैसे हटा सकते हो, और कैसे इस चीज को आप, और फिर ये बाद में निकल के आया एज इन व्हाइट रेवोल्यूशन के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे दूध का वोट कर रहे थे ये. In 1970, the rural development program called Operation Flood was started. 1970 के अंदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होता है जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन फ्लड. Operation Flood organized cooperatives of milk producers into a nationwide milk grid with the purpose of increasing milk production. ऑपरेशन फ्लड के अंदर इन्होंने कई सारे कॉपरेटिव्स को जोड़ा था, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनको जोड़ा था, नेशन वाइड जोड़ा था, पूरे नेशन के अंदर जोड़ा था, जिससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके. ब्रिंगिंग द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्लोजर बाय एलिमिनेटिंग मिडिलमैन. और इस चीज को करने का मतलब ये था कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को पास में लाया जाए और जो बीच का रिटेलर है उसको हटाया जाए. अश्योरिंग द प्रोड्यूसर्स रेगुलर इनकम थ्रू आउट द ईयर.
और पूरे साल जो है प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, ये इनका मोटो था। ऑपरेशन फ्लड वाज हाउएवर नॉट जस्ट अ डेयरी प्रोग्राम, और ऑपरेशन फ्लड जो है वो सिर्फ एक डेयरी प्रोग्राम बनकर के ना रह गया, it saw dairying as a path to development for generating employment and income for rural households and elevating poverty। ये एक तरीके से एक ऐसा प्रोग्राम बन के आया जिसमें हमारे देश का विकास हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को और इनकम जाने लगी हाउस होल्ड, जो रूरल हाउस होल्ड यानी कि गाँव के घर थे उनमें प्रॉपर इनकम जाने लगी और गरीबी हटने लगी। The number of members of the cooperative has continued to increase with the numbers of women members, and Women's Dairy Cooperative Society also increasing significantly। अब इसका फायदा ये भी रहा कि यहाँ पे काफी ज्यादा मेंबर्स बढ़ते गए और मेंबर्स के अंदर विमेन मेंबर्स जो है वो बढ़ते गए और उनकी विमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो भी बढ़ती गई। तो ये था हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसमें? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये No, चैप्टर ma'am. प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपको कार्टून फिगर दिया गया है, the leap upward 27th August 1961, we are ascending, soon we will be above hunger and want, meanwhile have a little snack। यहाँ पर सेकंड या थर्ड प्रॉपर प्लान जो है उसको दिखाया हुए, क्रिटिसाइज एक तरीके से आप समझ सकते हो, सार्कास्टिक तरीके से उन्होंने करा है कि जो देश की गरीब जनता है उनको ये एक प्लान के ऊपर बिठा करके ले जा रहे हैं और उनको विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगी। तब तक आप थोड़ा सा ये जो अचीवमेंट्स है उसकी पोटली भी रखी हुई है, ये उसको दिखाते हुए अपनी बात से इनको कोशिश कर रहे हैं परसुएशन की। ठीक है, कि आप लोग विश्वास रखिए, हम जल्दी कंडीशंस जो है सुधार देंगे। उसके हिसाब से ये यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर दिया गया है। जैसे कि आपके 11th क्लास के अंदर कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पे भी आपके कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जो भी कार्टून आपके चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, बीच में पढ़ रहे हैं, यू हैव टू स्टडी दैम, उनको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से देखें, जो उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो समझें। इस चैप्टर को वैसे तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट अभी हमारा नीति आयोग वाली चीज जो है वो बच गई है, वो भी हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। We are running out of time, so I'm going to send you link for your next class.